हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CBM सीरीज। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ हम आपके लिए जुटा कर लाते हैं और आज एक ऐसी ही जानकारी हम आप सभी के लिए लाए हैं। भारतीय महाजनी पद्धति में संख्याओं की पहचान, यानी कि पुराने समय में, यानी आज से 50 साल 100 साल पहले हमारे व्यापार जो होते थे तो उसमें डिजिट्स जो होती थी कैसे लिखी जाती थी और उनकी पहचान कैसे होती थी। आपके सामने देखिए, मैं एक डिजिट लेकर आया हूँ। अगर इसको पढ़ने के लिए कहा जाए कि ये क्या है तो आज के समय में इसको पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो चलिए आज इसको किस तरीके से पहचान की जाए, इसकी डिकोड कैसे करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले महाजनी पद्धति या हिंदी में जो गिनती लिखी जाती है, काउंटिंग लिखी जाती है, वो कैसे है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, हिंदी काउंटिंग इस तरीके से, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये इस तरीके से हिंदी काउंटिंग आज भी लिखवाई जाती है और उस समय भी लिखी जाती थी। अब सबसे बड़ी बात है कि आप सभी साथियों से मैं एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि आज जो हमारी मॉडर्न जनरेशन है, आज की मॉडर्न जनरेशन में हम ये देखते हैं कि 1 रुपये की से ही शुरुआत होती है। किसी भी चीज़ को हम देखते हैं, कहीं पर भी रेट वगैरह देखते हैं तो मोस्ट ऑफ राउंड फिगर में हम 1 रुपये में ही पेमेंट करते हैं। तो उस समय जो था, उस समय 1 रुपये के बारे में यदि कहा जाए तो 1 रुपया तो बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। 1 रुपये को जो है वो बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ा गया था, यानी इससे 1 रुपये से पहले बहुत सारी डिजिट होती थी जिसमें कि व्यापार होता था। छोटी छोटी रकमें, छोटे छोटे भाग विभाजित किए गए थे। मैं आपको उनकी जानकारी जरूर देना चाहूँगा। देखिए, 1 रुपये से पहले क्या क्या माना जाता था। 1 रुपये से पहले शुरुआत जो होती थी हमारे और बिजनेस करने में शुरुआत होती थी फूटी कौड़ी से, यानी सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी डिजिट जो मानी गई थी वो फूटी कौड़ी मानी गई थी और फूटी कौड़ी से बनती थी कौड़ी। कौड़ियों के बारे में भी हमने देखा हुआ है। कौड़ियाँ जो है, छोटी छोटी कौड़ियाँ होती है, अभी भी है, पर उस समय व्यापारिक चलन में थी। तो फूटी कौड़ी से कौड़ी होती थी। 3 फूटी कौड़ी जो होती थी वो मिलाकर 1 कौड़ी बनती थी। और उससे बड़ी अगर इकाई माना जाए, डिजिट माना जाए, तो देखिए कौड़ी से बनती थी दमड़ी, यानी कि 10 कौड़ी अगर मिला दी जाती तो 1 दमड़ी बनती थी। ठीक है, ये हमने डायलॉग भी इसके सुने हुए हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। आगे बढ़ते हैं। दमड़ी से बनता था धैला, और धैले के बारे में अगर बात की जाए तो 2 दमड़ियाँ जो है मिलाकर 1 धैला बनाती थी। ठीक है, आगे बढ़ें। धैले से क्या बनता था, तो धैले से बड़ी इकाई होती थी पाई, यानी कि 1 धैला जो था वो 1.5 पाई के बराबर होता था, 1.5 पाई के बराबर होता था। अब पाई से ऊपर बढ़ें तो पाई से बनता था पैसा, यानी 3 पाई मिलाकर बनता था 1 पैसे। और पैसे से ऊपर क्या बनता था, तो पैसे से ऊपर रुपए नहीं आता था। आज के टाइम पे तो हम देखते हैं कि पैसे के बाद में सीधा रुपया आ जाता है। वहाँ पर क्या था, पैसे से बड़ा होता था आना, यानी 4 पैसे जब मिल जाते थे तो 1 आने का निर्माण होता था। और उसके बाद में आना जब आ जाता तो आने से बनता था क्या चीज़, आने से बनता था रुपया, यानी कि 16 आना जो होता था तो 16 आने से 1 रुपया बनता था। तो ये जो थी, देखिए बहुत छोटी कैलकुलेशन, देखिए कितने निचले लेवल तक जाना होता था और वहाँ से कैलकुलेट करते 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 हम लोग रुपए तक पहुँचते थे। ये सारी कैलकुलेशन थी। अब मैं आपको एक और चीज़ की जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो था, ये कैलकुलेशन जो था, 1 रुपये को कितने कितने भागों में बांटा गया था। तो दोस्तों देखिए, इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 1 रुपया था वो 1 रुपये को 192 भागों में बांटा गया था। 1 रुपया आज का जो है, उस समय 1 रुपये को 192 पाई में बांटा गया था, यानी 1 रुपये में 192 पाई होती थी। और एक और बात है कि 1 रुपये को पैसे में भी बांटा गया था उस समय, और 1 रुपये में 64 पैसे होते थे। आज के समय में तो हम देखते हैं 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, उस समय जो थे वो 1 रुपये में 64 पैसे होते थे। और ये कब थे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1957 यानी कि 1957 में हमने दशमलव प्रणाली को अपना लिया था
और 1957 के बाद में हमने 1 रुपया बराबर 100 पैसे को मानना शुरू कर दिया था, पर वहाँ तक 1 रुपये में 64 पैसे माने जाते थे। यानी आप ये कह सकते हैं कि 1 पैसे में 3 पाई होती थी। ठीक है, 1 पैसे में कुल मिलाकर 3 पाइयाँ उस समय मानी जाती थी। तो दोस्तों देखिए, ये एक फिगर था। अब यदि और कैलकुलेशन किया जाए तो आप ये मानिए कि 1 रुपये में जब 64 पैसे होते थे तो 1 आना कैसे बनता था। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि 1 आना जो था वो 4 पैसों के बराबर होता था। कुल मिलाकर 4 पैसे जब होते थे तो वो 1 आना इसको माना जाता था। और अब बताएं कि 4 आना कैसा होता था। तो 4 आना जो होता था वो 16 पैसों के बराबर होता था। 4 आना 16 पैसों के बराबर। वैसे ही 8 आना जो था वो 32 पैसों के बराबर होता था। और 12 आना जो था वो 12 आना कितने हो गए, 48 पैसे यानी 48 पैसों के बराबर होता था। और 16 आना का मतलब होता था 64 पैसे। और 64 पैसों का मतलब क्या होता था, उस समय माना जाता था 1 रुपया। यानी 16 आना जो था वो 1 रुपया माना जाता था। अब देखिए, इतनी कैलकुलेशन हमने क्यों की है। इतनी कैलकुलेशन इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमने ये नाम पहले सुने हुए हैं। यानी कि 4 आना, 8 आना, 12 आना, बहुत सारे लोगों ने नाम सुने हुए हैं। 1957 के बाद में 4 आना जो था वो 25 पैसे माना जाने लगा था। 1957 के पहले जो था वो 16 पैसे था, पर उसके बाद में जो था वो 25 पैसे था। 8 आना जो था वो 50 पैसे था और 12 आना जो था वो 75 पैसे था। ठीक है, आपको मैं एक जानकारी और शेयर करना चाहूँगा कि ये जो व्यवस्था थी इसे भी बाद में हटा लिया गया। कब, 90 के दशक में। 90 की जो दशक था उसमें भी अब इन व्यवस्थाओं को हटा लिया गया था। और अब जो कैलकुलेशन होता था, अब वो कैलकुलेशन जो था राउंड फिगर में माना जाता था। और अभी भी जो बिल हम देखते हैं कि जैसे 57 रुपीज़ और 40 पैसा है, तो ऐसी कंडीशन में हम 57 रुपीज़ का ही पेमेंट करते हैं। और अगर ये 50 से ऊपर है तो 58 रुपीज़ का हम पेमेंट करते हैं। तो बात ऐसी है कि ये जो पद्धति थी हमारी महाजनी पद्धति में ये इस तरीके से रुपए को बांटा गया था। यानी 1 रुपये पहुंचने से पहले इसको बहुत सारे दौर से गुजरना होता था। अब देखिए, इस वीडियो की हमने शुरुआत की थी कि इसकी पहचान करनी है कि आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले देखिए साथियों, ये 1 और ये 7, यानी इसकी तो हमने पहचान कर ली कि ये 17 है, यानी कि 17 है। अब ये बात रही कि खड़ी लाइनें क्या है, साथ साथ में ये 3 लाइन और दी गई, ये क्या है, और ब्रैकेट के बाहर जो ये लाइनें दी गई इसका अर्थ क्या है। तो चलिए इसके बारे में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर 1, 7, 17 तो दिया हुआ है। अब उसके बाद में 3 लाइनें हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी कि खड़ी हुई 3 लाइन से। इसका अर्थ ये है कि अगर आपको 1 लाइन दी गई है, इसका अर्थ होगा 4 आना। 1 लाइन का मतलब क्या होगा, 4 आना, यानी 17 रुपये 4 आना। अगर आपको 2 लाइनें दी गई है तो इसका अर्थ होगा 17 रुपये 8 आना। अगर आपको 3 लाइनें दी गई है इसका मतलब 17 रुपये 12 आना। तो इनको 4 आना, 8 आना और 12 आना में कैलकुलेट किया जाता था। अब उसके बाद देखिए, वापस से हम पहुंचते हैं शुरुआत में। तो ये इसके बाद में जो ये लाइनें दी गई, इनका अर्थ क्या होता है। तो उस समय क्या माना जाता था, इनका कैलकुलेशन किया जाता था। मान लीजिए इस तरीके से दिया गया है और ये यहाँ पर 12 आना दे दिया और 1 लाइन दी गई है। तो 1 लाइन का मतलब होता था 1 आना, यानी 17 रुपये और 12 और 1 कुल मिलाकर कितना हो गया, 13 आना। 17 रुपये 13 आना। अगर मान लीजिए इस तरीके से दिया गया है, 2 लाइनें अगर दे दी तो इसका मतलब 17 रुपये और 12 और 2 14 आना। अगर मान लीजिए इस तरीके से दे दिया, 2 लाइनें और यहाँ पर 3 लाइनें दे दी, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा 17 रुपये, 2 लाइनों का मतलब 8 आना और 3 और है, इसका मतलब कुल मिलाकर 11 आना, यानी 17 रुपये 11 आना। मैं साथियों एक और बात बताना चाहूँगा कि ये जो लाइनें हैं ये मैक्सिमम 3 ही लाइनें हो सकती थी। अगर चौथी लाइन होती तो वो 4 आना हो जाती और 4 आना जो था वो इसके अंदर कैलकुलेशन आ जाता। अब आगे बात करें अगली लाइन के बारे में। तो देखिए, अगली लाइन जो है वो ब्रैकेट के बाहर लाइन है। तो इसका मतलब क्या माना जाता था।
तो शेयर करना चाहूँगा मैं आपके साथ कि अगर मान लीजिए ऐसा आपको दिया गया है, ये 3 लाइन्स भी दी गई है और यहाँ पर ये लाइन्स भी दी गई है और ब्रैकेट करने के बाद ये सिंगल लाइन दी गई है, तो सिंगल लाइन का यहाँ पर क्या अर्थ माना जाता था? ये हो गया हमारा 1 पैसा, यानी क्या माना गया इसको? 17 रुपये 15 आना 1 पैसा। ठीक है। उसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए तो 2 लाइनें अगर दे दी जाए तो 17 रुपये, मान लीजिए यहाँ पर ये 2 लाइनें खाली दी गई और बाहर भी 2 लाइनें दी गई है, तो उस समय पढ़ा जाता था 17 रुपये 12 और 2 14 आना 2 पैसा। अगर इसी को 3 लाइनें बाहर दे दी जाए, यानी मान लीजिए 1 और यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ पर भी 3 दे दिया, इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब 17 रुपये, यहाँ पर 4 और 3 7 आना 3 पैसा। तो ये कैलकुलेशन होता था। चौथा पैसा अगर आ जाता तो चौथे पैसे की मतलब 4 लाइनें बाहर नहीं लिखते थे, चौथा पैसा आते ही वो आने में कन्वर्ट हो जाता और यहाँ पर लिख दिया जाता। तो देखिए साथियों, ये जो था ये कैलकुलेशन हमारे भारतीय महाजनी पद्धति में उस समय लिखा जाता था, यानी कि आज़ादी के समय के जो लेखा अभी भी हमें मिलते होंगे तो वहाँ अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो उसकी पहचान हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, भारतीय महाजनी पद्धति में संख्याओं की पहचान करना। आपको वीडियो कैसा लगा? आप ज़रूर सब्सक्राइब करके, यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें बता सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखते रहिए हमारे CBM सीरीज़ चैनल को।